बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी रूबानियां मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ धूबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी ढूबानियां होती हैं उसकी कि मैं क्या कहूँ। जब ढूबानियां पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियां इकट्ठी हो जाती हैं और ढूबानियां खिलाने को कहती हैं। पिछली बिहार में। और मैंने सोचा, पिछली बिहार में मैं ना था, मगर धूबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बिहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची ढूबानियों के सब्ज और नोकीले फल लगे थे। अभी इन ढूबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं ना था और फिर इन ढूबानियों में गुठलियां पैदा हो गई थी और ढूबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सुर्ख सुर्ख ढूबानियां जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीजाओं की तरह सबिह थी और ऐसी ही रसदार सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों से झांकती नजर आती थी। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगती और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और ढूबानियां तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रसभरी ढूबानियां। जब मैं ना था, ढूबानियां खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सोंधी सोंधी खुशबू थी। सुनहरा सेंका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शफ्फाफ मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरीं। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छिपा के। अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया। दानों की चंद तारे रहने दे। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद तारे मेरे लिए रहने दे, जिन्हें मैं खाने लगा और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी लेकिन मैं ना था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने निलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सरियां निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी। जब मैं ना था, लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लगा जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नरमोनाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुट्टा हो गया, पुट्टा और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ ना होता था, अपने नाखून ही के टूटने का एहतिमाल था। भुट्टों की मूंछें जो पहले पीली थी अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गईं। मकई के भुट्टों का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी न आया था और फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेंक के अलग रख दिए। जब मैं ना था, धरती थी, तकलीफ थी, मोहब्बत के गीत थे, आंख पर सेंके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मुसर्रत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी ना थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होंठों का गर्म गर्म लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हश,
कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और था, जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनियाओं फीहा से बेख पर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद में श्रीनगर गया और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊंगा। तीसरे दिन में लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुक़मे डालते जाते हैं और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसर्रत में इस कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है, जब मैं ना था, और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें, जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरिया होके रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में निज़ा आ गई है, जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं। मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते सम्मल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और पहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की तारे देखता जाता हूँ। और खुनुक हवा में सफेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की ढाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने धाविन को आवाज दे रही है। वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाजा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई मांझी गा रहा है और उसकी आवाज गूंजती गूंजती उफुक के उस पार गुम होती जा रही है।